और एक बात याद रखना, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो इस मैटर में इन्वॉल्व थे। वहां से निकलते वक्त थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को शिवाय की प्रेजेंस तो महसूस हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई 0 स्टार रैंक वाला स्टूडेंट उनके आसपास है तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। उधर क्लासरूम में अलीशा पोडियम के पास खड़ी थी और क्लास के सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। मैं आप सभी को एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी आने वाला कंपटीशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि ये वही कंपटीशन है जिसके रिजल्ट्स पर आपकी रैंक डिसाइड होगी। और ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये एकेडमी की परंपरा है। हर साल हम डिफरेंट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक कंपटीशन कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स मेरी बात समझ गए होंगे। इतना कहते हुए अचानक से अलीशा बच्चों के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी। वो स्टूडेंट शिवाय, वो आज भी नहीं आया है ना? देखो, अगर तुम में से किसी को भी पता है कि वो कहाँ है तो उसे बता देना कि वो जो कर रहा है उसकी कीमत वो चुका नहीं पाएगा। और अगर वो इस कंपटीशन में भी नहीं आया तो उसका फेल होना तय है और उसे एकेडमी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और इतना बोलकर अलीशा क्लासरूम से बाहर चली गई। अलीशा के जाने के बाद किसी भी स्टूडेंट को शिवाय की नहीं पड़ी थी, क्योंकि कोई भी उसके क्लोज नहीं था। लेकिन एक कोने में बैठा नितिश उस दिन के बारे में सोच रहा था जब शिवाय आकर उसके बगल में बैठा था। और ये याद करने के बाद नितिश ने यह तय किया कि वो शिवाय को ढूंढकर उसे इस कंपटीशन के बारे में बताएगा। उधर लगभग आधा दिन लगातार पहाड़ पर चढ़ने के बाद अब शिवाय को एक पर्पल कलर की घास दिखाई देने लगी, जिसे देखकर उसके मन में उस रेड स्नो फ्लावर की उम्मीद पूरी तरह से जाग गई थी। उसने बिना सोचे उस घास को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे पहाड़ी में ऊपर जा रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी और तपती सूर्य की किरणें उसके पूरे शरीर को जला रही थी। मुझे ये पता है कि अगर मैं थोड़ी आगे और गया तो मुझे वो रेड स्नो फ्लावर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ वो सब कुछ है जो उस किताब में लिखा है। और ये बोलकर शिवाय ने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते हुए शिवाय को दिन का भी पता नहीं लगा। दिन धीरे धीरे ढल गया और चांद शिवाय के सामने था, लेकिन फिर भी पहाड़ी पर गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शिवाय को उलझन हो रही थी कि वो बार बार पसीना पहुंच रहा था। अभी तक तो शिवाय के मन में एक उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि वहां कोई फूल नहीं था। पहाड़ी की चोटी पर हर जगह ढूंढने के बाद भी जब शिवाय को वो रेड स्नो फ्लावर नहीं मिला तो वो एकदम से हताश हो गया और यहाँ पर उसने अपनी उम्मीद खो दी और वो अपने थके हुए शरीर के साथ खाली हाथ ही वापस लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी पहाड़ी के दूसरे छोर पर उसे एक सफेद फूल नजर आया और कुछ देर तक उस फूल को एकटक देखने के बाद वो तेजी से चिल्ला पड़ा, ये वो रेड स्नो फ्लावर है? हाँ, यही है, क्योंकि इसके आसपास भी उतनी ही गर्मी है जैसा कि किताब में लिखा था। और ये रेड स्नो फ्लावर अपने साथ कोल्ड एनर्जी रखता है, इसीलिए ये सफेद दिख रहा है। इतना कहने के साथ ही शिवाय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो अपने तेज कदमों के साथ फूलों की तरफ आगे बढ़ा। और फूलों के पास जाते ही शिवाय की आंखों की चमक देखने लायक थी। वो फूलों को अपने बिल्कुल हल्के हाथों से छू रहा था और उसकी एनर्जी महसूस कर पा रहा था। अब तुम्हारा मेरे साथ चलने का वक्त आ गया है। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। देखो ना रेड फ्लावर, मेरे जैसे आलसी ह्यूमन ने तुम्हारे लिए पूरी पहाड़ी एक कर दी। और इतना कहते हुए शिवाय ने उस फूल को अपने हाथ में ले लिया। वो अब ऐसे और फूल तलाशना चाहता था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि वो एक गुफा के सामने खड़ा है। गुफा के अंदर से कई और फूलों की रोशनी बाहर आ रही थी। क्या शिवा गुफा के अंदर दाखिल होगा या सिर्फ इस एक फूल से ही सेटिस्फाई हो जाएगा? क्या वाकई इस फूल में वो शक्ति है जो उसकी ब्लड लाइन को अनलॉक कर सकती है? जानने के लिए सुनते रहिए योद्धा कुकू एफएम के अगले एपिसोड में। शिवाय की रेड स्नो फ्लावर की खोज तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो एक नई प्रॉब्लम में फंस चुका था। जिस गुफा के सामने वो खड़ा था वो ऐसी कई फूलों से भरी नजर आ रही थी, लेकिन पहाड़ की इतनी ऊपर गुफा के अंदर पिशाच का भी बसेरा माना जाता था। गुफा के अंदर जाने की बात सोचकर ही शिवाय कांप गया था। पता नहीं अंदर किस किस तरह के पिशाच भरे पड़े हों। रैंक बढ़ाने के चक्कर में कहीं जान से ही हाथ ना धोना पड़ जाए। इस एक फूल में भी थोड़ी बहुत पावर तो होगी। शिवाय उस रेड स्नो फ्लावर को अपने मुंह में रखकर चबाने लगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे अपने शरीर या रैंक में कोई चेंज भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। शिवाय समझ गया कि उसे और फूलों की जरूरत थी और इसके लिए उसे गुफा के अंदर जाना होगा। हो सकता है कि ये गुफा खाली हो। वैसे भी अगर अंदर कोई पिशाच होता तो वो उन फूलों को क्यों छोड़ देता? खुद को दिलासा देते हुए शिवाय मन ही मन बुदबुदाया। उसने गुफा के अंदर जाने का फैसला कर लिया था। डरते डरते शिवाय ने गुफा के अंदर कदम रखा। शिवाय ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ स्पिरिट क्रिस्टल्स निकाली, जिसके बाद वो अंधेरी गुफा रोशनी से जगमगा उठी। बाहर से साधारण दिखने वाली ये गुफा कई रंगों के सुंदर चमकीले पत्थरों से बनी थी। गुफा की खूबसूरती निहारते हुए शिवाय की नजर उस चीज पर पड़ी जिसके लिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था, वो खूबसूरत रेड स्नो फ्लावर।
अब तुम सिर्फ मेरे हो। आखिर मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। शिवाय दबे पांव उस फूल के पास पहुंचा और उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इसके पहले कि वो फूल तोड़ पाता, एक भयानक आवाज ने उसके कान के पर्दे हिला दिए। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर शिवाय ने उसकी तरफ देखा, जिधर से आवाज आई थी। नहीं, ये जटायु है। इतना बड़ा पक्षी। डर के मारे शिवाय के हाथ पैर फूल गए। उसने जटायु के बारे में सुन तो रखा था, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रहा था। जटायु एक बेहद खूबसूरत रंगीन पक्षी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उम्र पूरी होने पर वो अपनी ही लगाई आग में जलकर मर जाता है, फिर उसकी राख से वो दोबारा जन्म लेता है। जटायु ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर शिवाय की तरफ देखा। शिवाय तो जैसे अपनी जगह पर जम सा गया था। वो अपनी बॉडी को हिला डुला भी नहीं पा रहा था। जटायु ने शिवाय को एक नजर देखकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। शिवाय को यह अंदाजा हो गया था कि उसके सामने बैठा पिशाच कम से कम 6 स्टार रैंक का तो जरूर है। लेकिन ये मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहा? शिवाय ने जटायु की तरफ गौर से देखा। खून से लथपथ जटायु का एक पंख कटा हुआ था। शिवाय को पूरा माजरा समझ में आ गया था। अरे, ये तो घायल है। बेचारा खुद ही मौत के दरवाजे पर खड़ा है। मुझ पर क्या हमला करेगा? इसकी बॉडी को बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। वैसे भी इस हालत में इसे मारना बाएं हाथ का खेल है। तभी जटायु ने दोबारा अपनी आंखें खोलकर शिवाय की तरफ देखा। जटायु की आंखों में छुपी उदासी को देखकर शिवाय को उस पर दया आ गई। वो कंफ्यूज हो गया। उसका दिमाग कह रहा था कि इस मौके का फायदा उठाकर अमीर बन जाए, वही दिल उसे ऐसा करने से रोक रहा था। आखिर में जीत हुई दिल की। छोड़ो, वैसे भी मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया था। शिवाय तेजी से चलकर रेड स्नो फ्लावर के पास पहुंचा और उसने हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी टेलीपैथिक आवाज उभरी। लड़के, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? शिवाय भौंचक्का रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जटायु की 2 चमकीली आंखें उसे घूर रही थी। इस बार शिवाय डरा नहीं, बल्कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। उसने जटायु की आंखों में आंखें डालकर देखा। क्या तुम मुझसे बातें कर रहे हो? क्योंकि इस वक्त इस गुफा में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। शिवाय की हिम्मत देखकर जटायु हैरान रह गया। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता लड़के? मेरे सामने आते ही कितने लोगों का गला सूख जाता है। तुम मुझे कोई आम ह्यूमन नहीं लगते। शिवाय बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो एक जटायु के साथ बातचीत कर रहा था। अरे, ये तो सच में तुम ही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैंने आज एक जटायु से बात की। जटायु ने शिवाय की तरफ देखकर अपनी आंखें मूंद ली। ये मुमकिन है लड़के। दुनिया में ऐसे कुछ प्राणी हैं जिनके पास ये स्पेशल पावर्स हैं, और फिर तुम्हारे साथ कनेक्ट करना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि सुपीरियर ब्लड लाइन के होने के बाद भी तुम बेहद कमजोर हो। ब्लड लाइन की बात सुनते ही शिवाय चौंक गया। उसने लाइब्रेरी की सारी किताबें छान मारी थी, लेकिन उसे सूर्यवंशी ब्लड लाइन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। ब्लड लाइन? क्या तुम मेरे ब्लड लाइन के बारे में जानते हो? जब तुम गुफा के बाहर खड़े थे, तभी मैंने इसे फील कर लिया था। तुमने दूसरे हर्ब्स छोड़कर सिर्फ रेड स्नो फ्लावर ही लिए। मैं तुम्हारी ब्लड लाइन के बारे में नहीं जानता, लेकिन इससे मुझे कुछ हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन मुझसे सुपीरियर है। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये रेड स्नो फ्लावर तुम्हारे किसी काम का है। अपनी मेहनत को बेकार होता देख शिवाय फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाया। क्या? लेकिन क्यों? जटायु ने बेसब्र हो रहे शिवाय की तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत पावरफुल है। मुझे ह्यूमंस का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारी ब्लड लाइन अनलॉक नहीं होगी। शिवाय ने राहत की सांस ली। उसके लिए रास्ते अभी बंद नहीं हुए थे। देखो लड़के, मेरे पास वक्त बहुत कम है। वैसे तो मैं ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम मुझे थोड़े अलग लगे। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कहकर जटायु ने अपना घायल पंख उठाया। पंख के नीचे एक अंडा था। इसमें मेरा बच्चा पल रहा है। मेरे जाने के बाद क्या तुम इसका ख्याल रखोगे? शिवाय को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। आज उसने एक जटायु देखा और फिर अब उसका अंडा। लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती हो? अगर मैंने इसका ख्याल ना रखा या इसे बाजार में बेच दिया तो? फिर मैं इसे इसकी किस्मत समझूंगा। जटायु ने धीरे से वो अंडा शिवाय की तरफ सरका दिया। उसके चेहरे पर उसने ये पढ़ लिया था कि वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। इसके साथ कनेक्शन स्थापित के लिए इसके ऊपर अपने खून की एक बूंद डालो।
शिवाय ने हिचकिचाते हुए जटायु की तरफ देखा। उसने ह्यूमंस और पिशाच के बीच म्यूचुअल कनेक्शन की बात सुन रखी थी। जटायु के कहे अनुसार शिवाय ने अंगूठा काटकर खून की कुछ बूंदें उस अंडे पर गिरा दी। खून की बूंदें गिरते ही अंडा थोड़ा हिला और शिवाय की हथेली पर एक फायर मार्क बन गया। शिवाय को उस अंडे के साथ एक बॉन्ड फील होने लगा। ये देखकर जटायु ने राहत की सांस ली। शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। शिवाय के सामने खून की एक छोटी सी बूंद हवा में तैरने लगी। शिवाय ने अचरज भरी नजरों से देखते हुए पूछा, ये क्या है? मेरा खून, ये तुम्हारी ब्लड लाइन अनलॉक करने में तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर जटायु ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ही आग की तेज लपटें उठी और जटायु को जलाने लगी। शिवाय दुख और अचरज भरी नजरों से ये सब देख रहा था। तभी खून की वो तैरती बूंद उसके माथे से आ टकराई और उसका माथा दर्द से फटने लगा। कुछ ही पल में वो बेहोश हो गया। शिवाय को जब होश आया तो उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। रात की बात याद आने पर उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस अंडे पर पड़ी, वो समझ गया कि यह सपना नहीं था। शिवाय जब उस गुफा से बाहर निकला तो देखा कि दोपहर हो चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद शिवाय को गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी। उसे अपने मसल्स भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे। जटायु की कही आखिरी बात याद आते ही वो उछल पड़ा। तो क्या मेरी ब्लड लाइन? शिवाय अपनी रैंक चेक करने लगा। स्टैट्स पर नजर पड़ते ही वो खुशी के मारे नाचने लगा। उसका पोटेंशियल रैंक 0 स्टार से बढ़कर अब 1 स्टार हो चुका था। मेरा रैंक ऊपर चला गया। पोटेंशियल चेक करते हुए वो शिवाय की खुशी दोगुनी बढ़ गई। 6 स्टार रैंक पोटेंशियल, और ये अभी आर्टिफिशियली लिमिटेड था। मतलब कि उसके लिए पॉसिबिलिटीज की कोई सीमा नहीं थी। दूसरी तरफ आज लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी की 4th फ्लोर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। इस समय वहाँ कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए वो चेक करने के लिए ऊपर पहुंचा। कौन है वहाँ? तुम फिर यहाँ पिशाच पर किताब पढ़ने तो नहीं आ गए? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं दोबारा पूछता हूँ कि कौन है वहाँ? अगर मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा तो ठीक नहीं होगा। शांत रहो। किताबों के बीच में अक्षय कहीं छिपा हुआ था। पिशाच को लेकर एक किताब उसके पास थी। मैं अंदर आ रहा हूँ। तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। इससे पहले कि लाइब्रेरियन अंदर घुस पाता, अचानक से एक चूहा वहां से बाहर आने लगा। तो तुम थे। लाइब्रेरियन को वापस जाता देख अक्षय ने भी राहत की सांस ली। अब अगले मिशन की ओर। इस नए पोटेंशियल और रैंक के साथ जब शिवाय वापस एकेडमी लौटा तो बाकियों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या लोगों ने अब उसे इस बार दूसरी नजर से देखना शुरू कर दिया, या फिर उसकी मुश्किलें और भी बढ़ गई? उस जटायु के अंडे का क्या हुआ जो अब उसके साथ बॉन्डेड था? जानने के लिए सुनते रहिए योद्धा, सिर्फ कुकू एफएम पर। गुफा से लौटने और 6 स्टार रैंक का पोटेंशियल अनलॉक करने के बाद शिवाय ने कुछ वक्त पहाड़ पर ही बिताया और फिर अगले दिन वो एकेडमी पर वापस लौटा। ये लीजिए सारी जड़ी बूटियां। अपना मिशन सबमिट करते वक्त शिवाय देख सकता था कि जिस रिसेप्शनिस्ट ने उसे ये मिशन दिया था वो लगातार उसे घूरे जा रहा था। ये जड़ी बूटियां लाने में तुम्हें 2 दिन लग गए? उसने रिसेप्शनिस्ट को इग्नोर किया और वापस अपने कमरे में आ गया। 2 दिन की थकान के बाद वो अब सिर्फ अपने बिस्तर की तलाश में था। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। शिवाय, तुम शिवाय ही हो ना? हाँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं नीतीश हूँ। नीतीश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शिवाय उसे नहीं जानता था, लेकिन उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ नीतीश देखकर हैरान था कि शिवाय की रैंक तो 1 स्टार है, जबकि उसने तो कुछ और ही सुना था। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा, लेकिन बात क्या है? अरे हाँ, तुम क्लास में नहीं थे तो तुम्हें आने वाले कंपटीशन के बारे में बताने की जिम्मेदारी मेरी थी। अच्छा, कब है ये कंपटीशन? अभी चलो, मैं वही जा रहा हूँ, पर पहले क्लास चलना होगा। लेकिन शिवाय काफी थक चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे याद आया कि नियमों के मुताबिक उसे क्लास में न आना तो अलाउड था, लेकिन वो कंपटीशन में भाग लेने से इनकार नहीं कर सकता था। तो तुम कहाँ से हो? नमामि नगर। ओह, कभी पहले इस जगह का नाम नहीं सुना? हाँ, वो जगह कुछ खास नहीं है। शिवाय थोड़ा शर्मिंदा हो गया। जल्दी वो दोनों क्लास तक पहुंच गए। क्लास में शिवाय का ये पहला दिन था। वो दोनों जाकर पहले बेंच पर बैठ गए। जल्दी क्लास में अक्षय और उसके दोस्त भी पहुंच गए और बाकी सभी बच्चे उन्हें देखने लगे। हर कोई उनका दोस्त बनना चाहता था, लेकिन अभी तक वो लोग दूसरों को इग्नोर करना सीख चुके थे। शिवाय भी उसी ओर देख रहा था कि तभी प्रोफेसर अलीशा क्लास में दाखिल होती है। बच्चों की हाजिरी लेते वक्त अलीशा को एक जोर का झटका तब लगा जब शिवाय ने पहली बार जवाब दिया। ये तंज सुनकर अचानक शिवाय का दिल जोर से धड़कने लगा। वो मैं पहली बार घर से इतनी दूर आया हूँ, इसीलिए मेरी तबीयत खराब थी।
प्रोफेसर अलीशा जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने लाइब्रेरी से पहले ही शिवाय के बारे में सुन लिया था। इसके बाद उसके मिशन के बारे में भी वो जानती थी। उन्होंने मन बना लिया था कि वो उसे कोई सजा जरूर देंगी, लेकिन अभी क्लास का समय था, इसलिए उसे कुछ पल घूरने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। शिवाय की तरफ देखते हुए एक बार फिर अलीशा ने मन ही मन कहा, 1 स्टार रैंक? प्रोफेसर ने तो कहा था कि ये 0 स्टार रैंक पर है। अलीशा के मन में काफी सवाल थे, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं था। कुछ ही देर में सभी बच्चे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर इकट्ठा हो गए, जहां पर प्रोफेसर लाल उनके सामने खड़े थे। एक मिलिट्री सर्जन की तरह उन्होंने सभी बच्चों को ब्रीफ करना शुरू कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं फिर नहीं दोहराऊंगा। आज आपका ये कंपटीशन आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। आप सभी को एक 0 स्टार रैंक के तहखाने में भेजा जा रहा है, जिसे छोटी पिशाच गुफा भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ने खास आप जैसे यंग बच्चों के लिए इसे डिजाइन किया है। अंदर जाकर आपका टास्क ज्यादा से ज्यादा पिशाच को मारना है, जिसके लिए आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ हिडन टास्क करने पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये एक रैंकिंग असाइनमेंट है, जो जितने ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा उसे उतने ही अच्छे ग्रेड्स और रैंक मिलेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। आप 2 दिन तक इस तहखाने में रहेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको बाहर टेलीपोर्ट कर लिया जाएगा। आपकी सुरक्षा के लिए तहखाने में कुछ प्रोफेसर्स भी तैनात किए गए हैं, लेकिन अगर आपको उनकी मदद की जरूरत पड़ती है तो आप उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कोई सवाल? नहीं सर। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान थे कि लगातार 2 दिन तहखाने में कैसे बिताएंगे, लेकिन कोई भी क्लास में लास्ट नहीं आना चाहता था। तो फिर ठीक है, सब तैयार है? प्रोफेसर लाल ने जवाब का इंतजार नहीं किया। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया तो बच्चों के नीचे की जमीन हिलने लगी और अचानक सभी वहां से गायब हो गए। तहखाने में पहुंचकर इस बार शिवाय को अजीब महसूस नहीं हुआ। अब उसे टेलीपोर्टेशन की आदत हो चुकी थी। उसने अपने आसपास देखा तो ये तहखाना सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था। एक के बाद एक सभी स्टूडेंट्स एक ही जगह पर पहुंचे और फिर पिशाच की तलाश में फैलने लगे। शिवाय भी दौड़ने लगा। कुछ ही देर में उसके सामने बौने पिशाचों की एक लहर आ गई। हर तरफ छोटे पिशाचों को देखकर अपने हथियारों से वो उन पर हमला करने लगे। अक्षय अपनी सुपीरियर तलवारबाजी के दम पर उन्हें बहुत आसानी से मार पा रहा था। अक्षय ने जैसे ही एक मंत्र पढ़ा, उसकी तलवार से एक बवंडर निकला, जिसने एक साथ 5 छोटे पिशाचों को मार गिराया। वहीं दूसरी ओर शिवाय ने भी अपनी तलवार निकाल दी। शिवाय ने अभी सही से तलवार चलाना नहीं सीखा था, लेकिन क्योंकि वो छोटे पिशाचों से हायर रैंक पर था, इसलिए नौसिखिया होकर भी वो काफी कामयाबी हासिल कर रहा था। इसी तरह से तनिष्क ने भी एक स्पेल का इस्तेमाल किया और एक भाला फेंका, जो कई टुकड़ों में बदल दिया गया। लतिका और मीना भी इसी तरह की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये चारों एक टीम बनकर लड़ रहे थे। ये देखते हुए शिवाय और नीतीश ने भी अपना एक गुट बना लिया था। अक्षय को लड़ते हुए देखकर शिवाय काफी इंप्रेस था। मुझे भी तलवारबाजी की कोई कला सीखने की जरूरत है। 1 स्टार रैंक पर पहुंचने के कारण अब वो फायरबॉल्स भी फेंक सकता था। गुफा से बाहर आने के बाद उसकी स्पिरिट एनर्जी की कैपेसिटी भी 1 स्टार रैंक पर थी, जिस वजह से एक ही बार में वो 10 फायरबॉल्स बना सकता था। अपनी किस्मत के दम पर वो जिस भी दिशा में कोई फायरबॉल फेंकता था, वो जाकर किसी छोटे पिशाच को लग जाती थी। नीतीश ये सब देखकर बहुत हैरान था। तुम सचमुच नौसिखिए हो या फिर बस नाटक करते हो? शिवाय इस पर बस हंस दिया और आगे बढ़ गया। धीरे धीरे छोटे पिशाच दिखने बंद हो गए। अक्षय और कनिष्क साथ बैठकर आराम कर रहे थे कि तभी सिस्टम ने उसे एक मैसेज भेजा। मिशन पोटेंशियल अनलॉक करने में सूर्यवंशी की मदद करो। मिशन फेल्ड। न्यू मिशन छोटे पिशाचों की गुफा में उनके लीडर को ढूंढ कर मारो। टाइम 2 दिन। मिशन फेल होने का मैसेज पढ़कर वो दुखी तो हुआ, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसे सूर्यवंशी ब्लड लाइन के आदमी को नहीं ढूंढ सकता था। ह्यूमंस की सूर्यवंशी ब्लड लाइन नहीं होती। सभी ह्यूमंस की ब्लड लाइन तो एक ही होगी। जरूर सिस्टम से कोई गलती हुई होगी। क्या सिस्टम मुझे किसी पिशाच की मदद करने के लिए कह रहा था? पर इसका मकसद तो दुनिया को बचाना है। लतिका ने अक्षय को इस तरह देखा तो वो थोड़ा हैरान हुई। क्या सोच रहे हो? अक्षय चौंक कर खड़ा हो गया। नहीं, कुछ नहीं। चलो, बहुत आराम हो गया। हमारे पास 2 ही दिन है। अक्षय जानता था कि छोटे पिशाचों के लीडर को ढूंढना